टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से ये मैं भविष्यवाणी करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का 2024 इलेक्शन का सबसे बड़ा चेहरा होगा। राष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शरद पवार साहब का नाम आता है। अपनी चाणक्य और कौटिल्य नीति से उन्होंने यहाँ पे 2 मिनट में देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के सपनों पे पानी फेर दिया। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो चुपचाप अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता रहता है, आप समझ गए होंगे, एकनाथ शिंदे। नीतीश कुमार को मैं इस पूरी गेम से बाहर होते हुए देखता। तो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर बन के नहीं आ सकती। मित्रों, दिल्लीत सुरू असलेलं संसदेचं अधिवेशन आणि त्या अधिवेशनामध्ये राहुल गांधी यांनी केलेला परफॉर्मन्स आणि त्यातूनच मोदी सरकारच्या वरती जे काही काळे ढग घोंगावायला लागलेले आहेत, त्यामुळे मोदी सरकारचं काय होणार तिथपासून ते राज्यातल्या देवेंद्र फडणवीस यांना नेमकं कधी आणि कोण राष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जाणार, या सगळ्या प्रश्नांच्या कडे महाराष्ट्राचं आणि देशाचं राजकारण फिरताना दिसतंय। राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता येणार की महाविकास आघाडी सरस ठरणार, येणाऱ्या अवघ्या 60-65 दिवसांनंतर किंवा विधानसभेनंतर राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार की नाही, यासारख्या अनेक प्रश्नांबद्दल आता सध्या जोरदार चर्चा आहे। आणि याच अनुषंगाने आपण भेटणार आहोत अशा एका व्यक्तीला की जी व्यक्ती महाराष्ट्राच्या आणि देशाचा राजकारणाचा अभ्यासही करतेच, पण त्याचबरोबर ग्रहताऱ्यांचा आधार घेत आपल्याला वेळोवेळी या गोष्टी समजावत असते। अगदी खरंय मित्रो, मी आपल्याला घेऊन जाणार आहे पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडे। नमस्कार पंडितजी। नमस्कार। टाइम महाराष्ट्राच्या या विशेष प्रस्तुतीमध्ये आपण पंडित राजकुमार शर्मा यांचं स्वागत करणार आहोत, पण त्याचबरोबर जगभरात जे आपले प्रेक्षक आहेत त्यांच्या माहितीसाठी मी आपल्याला एक विनम्र असं आवाहन करतोय की आपण पंडितजींचा शो पाहिल्यानंतर किंवा तो बघत असताना या शोला प्रचंड प्रतिसाद देता, पण ज्या वेळेला तुम्हाला पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याशी संपर्क साधायचा असेल त्यावेळेला मात्र आपण आमच्या क्रमांकावर संपर्क साधता, त्याऐवजी मी आता जो आपल्याला क्रमांक सांगतोय त्यावर जर आपण संपर्क साधला तर ते आपल्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरू शकते। पंडित राजकुमार शर्मा यांचा संपर्क क्रमांक आहे 9892755373। पुन्हा एकदा सांगतो 9892755373। मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी टाइम महाराष्ट्राचा संपादकीय पातळीवर संबंध नाही। ग्रहताऱ्यांचा आधार घेत त्यांनी आणि त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करत केलेली माहिती ही त्या व्यक्तिसापेक्ष असते, त्यामुळे आपल्याला ज्या वेळेला सल्ला हवा असेल त्यावेळेला आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा। पंडित राजकुमार शर्मा यांच्या राजकीय भविष्याशी किंवा भवितव्याशी आपण स्वतः सांगड घालून घेऊ नका, ती जबाबदारी आमच्या न्यूज पोर्टलची नाही। त्यामुळे पंडित राजकुमार शर्मा हे गेली अनेक वर्ष या विषयावरती काम करत आहेत। पंडितजी, आता सध्या दिल्लीमध्ये अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनामध्ये नरेंद्र मोदी यांचा परफॉर्मन्स फारसा नीट होत नाही आहे, पण त्याच बरोबरीने जर आपण पाहिलं तर राहुल गांधी हे अत्यंत आक्रमकपणे या सगळ्या अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत। राहुल गांधी यांना भाजपने पप्पू ठरवलं होतं, या पप्पूने नमो को पसीना छुड़ाया है। देखिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः, परमसुंदराय नमः, अष्टविनायकाय नमः, लंबोदराय नमः। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो आपने शुरू में ये बात कही कि टाइम महाराष्ट्र के साथ पंडित जी की भविष्यवाणी का कोई संबंध नहीं है, ये अपने तजर्बे से जो बोलते हैं, और आप दर्शकों से मेरा एक अनुरोध है कि आपका प्रेम जिस तादाद में मुझे आज तक पिछले 30 सालों में मिला और जिस तरह से बाबा की कृपा से भविष्यवाणियाँ सत्य हुई, उसके लिए सबसे पहले तो साईं बाबा को मेरा शत शत नमन, और दूसरा जो भी चैनल के माध्यम से मैंने वो भविष्यवाणियाँ की, उस चैनल का संबंध हो या ना हो, मगर वो मुझे लेकर कार्यक्रम करते हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब रही बात भविष्यवाणी करने की,
तो 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र जिम्मेदार हैं। ना पंडित राजकुमार शर्मा, ना राजेश कोचरेकर, ना टाइम महाराष्ट्र, ना अन्य चैनल। इन ग्रहों की गणना और विश्लेषण करने के बाद हम आपके पास जो भविष्य बोलते हैं उसमें सत्य असत्य किंतु परंतु आज तक तो 10% ही हुआ है, 90% तो बाबा की कृपा ही रही है। तो आज शुरू करते हैं आपके सवाल का जवाब। आपका सवाल जो है सीधा राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी, मैं बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी बोला कि राहुल गांधी इवेंचुअली गांधी है। आप बोलते थे ना अब की बार 400 पार, सब बोल रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि 300 पार हो गया तो गनीमत समझना। इस पर्टिकुलर बाइट को करोड़ों लोगों ने सराहा और स्मॉल स्टोरी के ऊपर अपने अपने इंस्टा पे और अपनी अपनी स्टोरी पे डाला। ये है इन ग्रहों की रचना और विश्लेषण। 400 पार नहीं, 300 पार भी हुआ तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी, जिसको आप पप्पू बोलते थे, कुछ हफ्तों से जब मैं उनको पार्लियामेंट में, संसद में बोलते हुए देखता हूं तो ये बात नजर आती है कि राहुल गांधी का भाग्य बदल चुका है। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहा, वो पप्पू बनाने वाला बन गया है। अब आपको अगले कुछ सालों में ऐसा नजर आएगा कि इस पप्पू के सामने तो कई पप्पू खड़े हो गए, ये तो मास्टर बन गया। क्योंकि भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम। बड़े बड़े लोगों का पसीना छुटा दिया है पिछले एक हफ्ते में। परसों की इंटरव्यू में जब मैं उनकी संसद में भाषण सुन रहा था तो ये साफ नज़र आता है कि जब राहु की महादशा लगती है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो रिक्शा चलाने वाला सीएम बन जाता है और मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री पीएम बन जाता है और बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ अपने मित्रों को कि 19/6/1970 9:30 सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, वृश्चिक राशि आदरणीय नरेंद्र मोदी की भी है, वृश्चिक राशि आदरणीय नीतीश कुमार की भी है। उनकी राशि इसलिए वृश्चिक दिखती है हर आदमी को कि उन दोनों के नाम वृश्चिक राशि पर 9 से रखे हुए हैं, मगर इनकी नाम राशि तुला मानी जा सकती है। क्योंकि मैं ग्रहों का विश्लेषण आपको आपके समक्ष रखूंगा। अब वृश्चिक राशि राहुल गांधी की और कर्क लगन, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आपको याद होगा कि 12 तुगलक लेन के ऊपर जब हमने वीडियो बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन से निकालकर जीवन दान दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक 10 जनपद पर रहकर देश का संचालन किया अपने मनमोहन सिंह और उनकी माता के साथ। मगर जैसे ही 12 तुगलक लेन में गए सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। और वो तुगलक लेन पर खड़े होकर मैंने एक कार्यक्रम किया था, अगर आपको याद हो। उस 12 के बाद 13 में सरोज पांडे रहती है और 14 में जावड़ेकर साहब रहते हैं। सरोज पांडे ने तो वो छोड़ दिया घर क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। जावड़ेकर का पॉलिटिकल कैरियर कहाँ है। कभी कभी वास्तु आपको आगे नहीं जाने देता। आपके वास्तु की जो फीलिंग होती है वही आपके अच्छे ग्रहों को भी बुरा कर देती है। अब बात करते हैं कि अब राहुल गांधी की क्या पोजीशन है। 5 और 11, 5 नंबर में केतु, 11 नंबर में राहुल गांधी के बैठा हुआ है। 11 नंबर का राहु मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़ा उसने, बल्कि वो बोलते रहे मैं नहीं बनूंगा। और हम कार्यक्रमों में बोलते रहे कि मिसिस गांधी कुर्ता खींचकर गद्दी पे बिठा देगी और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि ये होती है ग्रहों की चाल और ग्रहों की कठोरता। आपके जीवन में जब नसीब खुलता है तो फिर ऐसे ही होता है। और अब आपने पूछा तो ये बात समझ के लीजिए कि राहु की महादशा राहुल गांधी की, कोचरेकर जी, टाइम महाराष्ट्र के दर्शकों से मेरा अनुरोध है, कॉपी पेन लेकर नोट करें इस विषय को।
राहु की महादशा उनकी लगी 4/6/2021 के। 4/6/2021 के बाद क्या हुआ? तुगलक लेन छोड़ा। तुगलक लेन छोड़ते ही कर्नाटका में थंपिंग मेजोरिटी से जीत हासिल की। उसके बाद हिमाचल में, वो भी हमारी भविष्यवाणी आपने सुनी है, थंपिंग मेजोरिटी से जीत हासिल की, समझे आप? और उसके बाद राहुल गांधी अपने दोनों सीटों के ऊपर जीते। वायनाड में भी जीते और दूसरी एक यूपी में बरेली में खड़े थे, वहाँ पे भी जीते और वहाँ भी थंपिंग मेजोरिटी से जीते। और उनका एक फैमिली फ्रेंड, कांग्रेस का पुराना आदमी किशोरीलाल शर्मा, जिसने स्मृति ईरानी को बुरी तरह पटका। ये होती है ग्रहों की चाल। राहुल गांधी की राहु की महादशा लग गई है। राहु में गुरु 2026 जुलाई तक चल रहा है। गुरु के बाद में राहु में शनि चालू होगा। 27 में अगर राहुल गांधी, 27 में अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से, जैसे उन्होंने कहा है कि 75 के बाद हमारी पार्टी में कोई पीएम नहीं रहेगा, अगर 27 में नरेंद्र मोदी अपनी स्वेच्छा से अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, तो याद रखिए इस विषय को, अप्रैल 2027 के बाद कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे, या तो मिड टर्म पोल हो सकते हैं, या नायडू और नीतीश कुमार कोई ना कोई वखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए 245 वीक मैंडेट है, ये तो मानते हो आप, तो पत्रकार, इतने बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया को का भविष्य बोलते हैं। 245 वीक मैंडेट है। आप किसी की बैसाखियों के ऊपर सरकार चला रहे हो। यहां पे आपको विनम्र होना पड़ेगा। स्पीकर तक विनम्र नहीं है अभी तक, और आपके लोग बार बार प्रहार कर रहे हैं। और यहां पर एक बात और, मैं इंडी गठबंधन के लोगों के ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी को ग्रहों के हिसाब से सलाह देता हूं। देखिए 10 साल तक शरद पवार ने अपना मुंह नहीं खोला। 10 साल के बाद में उन्होंने जो टिप्पणियां आदरणीय अमित शाह के ऊपर की, वो आपने सुनी होंगी। वो किससे छोटे नेता तो है नहीं, बहुत बड़े नेता है। राष्ट्र के दिग्गज नेताओं में शरद पवार साहब का नाम आता है। अपनी चाणक्य और कौशल्य नीति से उन्होंने यहाँ पे 2 मिनट में देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के सपनों पे पानी फेर दिया था। तो यहाँ पर शरद पवार क्यों बोले, याद रखिए, अगर आप शरद पवार को या राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भी नुकसान, ईडी हो या सीबीआई का, पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि इनकी ग्रह दशा आज मजबूत चल रही है। तो इनकी ग्रह दशा के मुताबिक आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग इनके साथ, इंडी गठबंधन के साथ जुड़ते जाएंगे। जो ममता भागती फिर रही हैं वो भी आकर जुड़ जाएंगी। इसलिए मैं राहुल गांधी को आगे आने वाले दिनों में बहुत ही सफल, सक्सेसफुल एंड, राहु कौन सा ग्रह है सर? पराक्रम का ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मरे हुए आदमी में जान फूंक देता है और वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। राहु की महादशा में 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश का संचालन करते रहे। ध्यान रखिए इस विषय को। बराक ओबामा सोए हुए प्राइम मिनिस्टर बन गए। एकनाथ शिंदे ने स्वप्न लिया था क्या जीवन में कभी कि वो सीएम बनेंगे? सीएम बने। राहु की जो विशेषताएं हैं ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इसलिए राहुल गांधी की कुंडली को पूरी तरह खंगालते हुए 17/5/2029 से पहले मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखता हूं। पंडित जी, जब आप ये बता रहे हैं, जेव्हा तुम्ही हे असं सांगताय की मी 2029 मध्ये 29 से अगोदर मिड टर्म पोल, त्यावेळेला नरेंद्र मोदी यांच्या कुंडलीमध्ये काही फरक पडणार आहे की त्यांच्या आयुष्यामध्ये, वयोमानामध्ये, आजारपणामध्ये काय होणार आहे? काय? देखिए नरेंद्र मोदी एक सात्विक व्यक्तित्व है। एक संत की परिभाषा देता हूं मैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी नवरात्रों में 9 दिन के गर्म पानी पे उपवास रखते हैं। योगी हैं वो आदमी।
उनको वो श्रेय जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के किसी नेता को नहीं जाता। राम मंदिर का श्रेय जाता है, 370 का श्रेय जाता है, काशी कॉरिडोर का श्रेय जाता है। उनके पास सिद्धियां हैं, सिद्ध पुरुष हैं वो, ध्यान रखिए। मगर ग्रह अपना काम करते हैं। चंद्रमा की राशि में मंगल लगन में बैठा हुआ। आप नरेंद्र मोदी जी की भाषा देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ देख लीजिए, कब थोड़े थोड़े कम आने लग गए हैं। नरेंद्र मोदी जी कशामुळे होत आहे? मंगल क्या है? मंगल अंगारक है, स्वग्रही है बैठा हुआ। मंगल स्वग्रही जरूर है, मगर चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। आप चाय में बर्फ का आइस क्यूब तो डाल के नहीं खा सकते ना। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहों का विरोधाभास जो है वो मोदी साहब को थोड़ा कमजोर कर सकता है, मगर ये राष्ट्र उनको स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेगा। एक बात ध्यान रखिए, अब 75 का उन्होंने खुद ही सीमा लगाई हुई है कि भाई 75 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हमारी पार्टी का तो नहीं होगा। अगर वो 75 की बात करते हैं तो 2027 में नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे, सितंबर के महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17/9/2027 को। तो अगर वो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी में तो अभी से ही गड़बड़ चल रही है सर। आदरणीय नितिन गडकरी जीएसटी के ऊपर अपना बयान देते हैं और 5 दिन के बाद में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सब एमपी उसको समर्थन करते हैं। कहां है एकता? संगठन कहां है? मैं ग्रहों की बातें करते करते, देश की राजनीति की चर्चा करते हुए मैं भी पॉलिटिक्स की बात करता हूं। नाही, मला पंडितजी तुम्हाला हेच विचारायचंय, या मोदी सरकारला चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमारने टेकू दिलेला आहे, मग हा टेकू निघून हे सरकार अस्थिर होईल असं तुम्हाला वाटतंय का? मराठी में टेकू बोलते हैं और मैंने शुरू में बोला वैसाखी। चंद्रबाबू नायडू इस तरफ एक वैसाखी है और नीतीश कुमार इस तरफ एक वैसाखी है। वो टेकू बरोबर बोला आपने, समझे? तो ये टेकू निकल सकते हैं? ये टेकू बिल्कुल निकल सकते। कुंडली के आधार पर? कुंडली के आधार पर चंद्रबाबू नायडू की कुंडली खोल रहा हूं ना अभी मैं। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली भी आपने मुझे पहले ही 5 दिन पहले ही सवाल भेज दिए थे। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक साइबराबाद बनाया, समझे? जिन्होंने अपने ससुर और अपनी सास की गद्दी पर बैठा और सीएम बना। चंद्रबाबू नायडू जो हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है, उनकी कुंडली की बात करेंगे। 20/4/1950 6:30 हैदराबाद, वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र। शनि उनका बहुत बेकार था। शनि की महादशा लगी 14/5/2003, 14/5/2022 तक। चंद्रबाबू नायडू आपको कहीं दिखे ही नहीं। वाईएसआर रेड्डी और उसका बेटा, कांग्रेस किरण रेड्डी वहां पे चीफ मिनिस्टर था, आपको याद होगा। चंद्रबाबू नायडू तो पिछले 19 साल शनि की महादशा में गुल हो गए। उनका राजनीतिक कैरियर, राजनीति में चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना था आपने? 18 साल 19 साल नहीं सुना था। जैसे ही 2022 बीता, चंद्रबाबू नायडू 2024 में अब उनकी दशा, नेमकं कशामुळे झालं पंडित? बुद्ध की महादशा शुरू हो गई सर। बुद्ध उनका पॉजिटिव, बुद्धादित्य, सूर्य और बुद्ध लगन में बैठा हुआ, मंगल की राशि में सूर्य और बुद्धादित्य योग बना रहा है, राजयोग बनता है। और ये 16 साल की दशा है। चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे? एक जमाना था जब चंद्रबाबू नायडू का नाम चल रहा था, नीतीश कुमार का नाम चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट की अभी तक वो जादी में खड़े हैं, पर प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दीजिए, आज चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठे हैं। आप हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर हैं नायडू साहब, कृतिका नक्षत्र है, उनके जीवन में वापस राजयोग। 18 साल दिखे ही नहीं, ग्रह बदला तो सब कुछ दिख गया, रोज दिखाई दे रहे हैं आपको। और नितिन गडकरी के साथ में बैठकर उन्होंने जीएसटी के लिए कि भाई मरने के ऊपर तो जीएसटी मत लगाओ, इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाया ना, मरने के ऊपर तो जीएसटी मत लगाओ। तो मित्रों एक बात ध्यान से सुन लो, समय बहुत बड़ा खेल खेल देता है। आदमी कुछ सोचता है, होता कुछ है, समझे? दुनिया में रावण, कंस, बड़े बड़े महान
डिक्टेटर हुए हैं, मुसोलिनी, हिटलर, कितने बड़े बड़े, समझे आप, कैसे उनकी मृत्यु हुई, आप देखिए, हिस्ट्री पढ़ के देखिए। मगर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रहों को लेकर कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में बुध की महादशा लगी 14/5/2022 से 2039 तक, मराठी में बोलूँ तो 39 तक, ये उनका राजयोग शुरू है। वो कुछ भी करेंगे, पलटा पलटी करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे व्यक्ति के जवाई हैं जिसका नाम एन टी रामाराव था, जिसको लोग आज भी आंध्रा और तेलंगाना में फोटो लगाकर पूजा करते हैं। ही वॉज राम एंड कृष्णा इन फिल्म्स। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद। तेलंगाना तो बना नहीं था। तो उन्होंने राजनीति में अपने ससुर से गुड़ती में ली हुई है। क्रैश बाटर पीते ना पूरा। नाही, नितीश कुमार पण या सगळ्या शर्यतीत आहेत. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू याच्यापैकी कोण नरेंद्र मोदींना टांग मारू शकतं? 1/3/1951, आपको याद होगा एक ज़माने में हमने प्रेडिक्शन किया था, भाई साहब ने इंटरव्यू ली थी कि नीतीश कुमार और लालू जी सरकार बनाएंगे, याद है आपको? और वो सरकार बनी और 14 महीने की हमने अवधि दी थी ग्रहों के माध्यम से, और 14 महीने में वो सरकार ध्वस्त हो गई। नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, अकेले हैं, मतलब उनको पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। जैसे अटल जी थे, जैसे सिंगल है वो, सिंगल हैं। मगर ये बात मत भूलिए कि राहुल गांधी भी सिंगल है। बार बार मैं विषय को राहुल गांधी की तरफ ला रहा हूँ, अब उनको कम में मत आंकिए। मैं बार बार बोलता रहा हूँ आपके शो के माध्यम से और एक कन्नड़ शो माध्यम कि ये इंडी गठबंधन को कम मत समझिए। अब वृश्चिक राशि नरेंद्र इनकी भी है, नीतीश जी की भी, और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र की तो पूजा करी होगी, पर यहाँ पर इनकी भी राहु की महादशा चल रही है 2011 से 2029 तक, 2029 तक चल रही है। राहु ने जो इनको देना था दे दिया। मैं तो इनको अगला चीफ मिनिस्टर भी बनते नहीं देख रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आप प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये अगले चीफ मिनिस्टर, अब देखिए, जब तक ग्रह दशा इनके फेवर में थी ये चीफ मिनिस्टर बनते गए। 3 बार 4 बार बने चीफ मिनिस्टर, आई डोंट नो कितनी बार बने, पर बनते गए। इनकी हर चाल कामयाब हुई, चाहे लालू के साथ बने चाहे बीजेपी के साथ बने। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सारे प्लान जो हैं वो सक्सेसफुली, और सुकुमार और क्या क्या इनको खिताब मिले, सुशासन, सब कुछ इनको मिला। कौन नेता कैसा है उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो ग्रहों की बात करने बैठा हूँ, पंडित हूँ, ग्रह मंत्र नक्षत्र पढ़ता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ और दक्षिणा लेता हूँ। यही मेरा धंधा है, यही मेरा काम है, यही मेरी तपस्या है। नीतीश कुमार को मैं इस पूरी गेम से बाहर होते हुए देखता हूँ। हो सकता है कि वो दिल्ली में कुछ बन जाए। चीफ मिनिस्टर के ऊपर तो मुझे लालू का लड़का तेजस्वी जो है वो अगला चीफ मिनिस्टर वहाँ का बन सकता है। ये मेरी अभी तक फीलिंग है। आगे क्या होता है देखते हैं। पंडितजी, एका बाजूला तुम्ही, आपण ह्या राष्ट्रीय राजकारणाबद्दल बोलतोय, या राष्ट्रीय राजकारणामध्ये आणखी एक माणूस आता उडी घेईल असं दिसतंय. त्या माणसाचं नाव आहे देवेंद्र गंगाधर फडणवीस. गेले काही दिवस किंवा गेले काही तास ते राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील अशी माध्यमांमध्ये चर्चा आहे, मीडियामध्ये चर्चा आहे. कारण त्यांनी स्वतःच सांगितलं की हे मीडियामध्ये चर्चा आहे. जे देवेंद्र फडणवीसांच्या बाबतीत मीडियामध्ये बोललं जातंय ते त्यांच्या कुंडलीत बोललं जातंय का? देवेंद्र फडणवीस 22 जुलाई 1970, ठीक है, 10:29 सुबह के, नागपुर में जन्म हुआ। कुंभ राशि है, कुंभ राशि में शनि का दूसरा ढैया चल रहा है, समझ के चल ले लो आप बात को। और उसके ऊपर, क्योंकि मैं देवेंद्र की कुंडली बहुत बार आपके समक्ष बोल चुका हूँ, उसके ऊपर उनकी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा जब उनकी शुरू हुई 4/3/2019 में, तो 4/3/2019 में उन्होंने एक दिन का मुख्यमंत्री का शपथ विधि भी लिया अजीत पवार के साथ। मगर दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने अल्टा पलटी करके उनकी प्लेट से चीफ मिनिस्टरशिप लेके चले गए। ये होती है ग्रहों की के प्रभाव। केतु की महादशा, कुंभ राशि के ऊपर 7.5,
वो देवेंद्र तो बहुत ही सभ्य और बहुत ही विद्वान पुरुष है, बड़ा परिश्रमी है, भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा है, ये बात में तो कोई दो राय नहीं है। क्या दो राय? नाही, पण त्यांच्या हातून चुका घडतायत असं आम्ही म्हणतोय. मीडियामधले पत्रकार म्हणा किंवा त्यांचे काही कार्यकर्ते, या चुका त्या केतूमुळे घडतायत का? चुका घडता नाही साहेब, ग्रहदशा अशी असतात की माणसाला समज येत नाही की मी काय करू आता पुढे. तो करना सांग म्हणजे ही थिंक्स गुड, वो सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ. आज देवेंद्र फडणवीस ने अगर आप उसका विश्लेषण करो तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर अगर वो जर केलं नसतं तर सरकार आलं नसतं. ना नहीं आला असता, पर उसकी अपनी पोजीशन तो स्ट्रांग रहती ना. खरं आहे. आज के दिन अगर 2024 का अक्टूबर के इलेक्शन में वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होता बीजेपी का, मानते हो ये बात? मगर उसके मन में कपट नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही है, निष्ठावान कार्यकर्ता है. और एक ब्राह्मण, 3% ब्राह्मण महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, आप तुम नकार ही नहीं सकते इस बात को. नाही, पण मग अब आपने जो कशामुळे झाले? हाँ, ये केतु और भाई साहब कहते हैं ना कि अरे बाबा तेरे ऊपर 7.5 लगी हुई है क्या, तुमको क्या हो गया, तुम तो अच्छे भले थे. हम बोलते ना, एक आदमी को देखते हैं 2-3 महीने के बाद, अरे भाई तुला काय झाला, 7.5 लागली का, बोलते हैं ना आपण मराठी में, बरोबर. 7.5 लगी हुई है उसको. पण मग हे ते मान्य करत नाहीयेत की ती कुंडली त्यांना मान्य करू देत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना आता राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं जाईल, हे त्यांच्यासाठी त्रासाचं आहे की फायद्याचं आहे, काय वाटतंय? मुझे उनकी कुंडली में परिवर्तन योग ही नहीं दिखता. ये जो भी स्टोरी है या तो विरोधी उठा रहे हैं, या ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप एक ऐसी टैगलाइन डाल देते हो अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि वो टैगलाइन के ऊपर जो आदमी बहुत समझदार नहीं है उसके ऊपर क्लिक जरूर करता है कि अरे भाई ये देखो क्या हो रहा है. ये सिर्फ एक टैगलाइन है कोचरेकर साहब. टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से ये मैं भविष्यवाणी करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का 2024 इलेक्शन का सबसे बड़ा चेहरा होगा, और वो जो डिसीजन लेगा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान उसको ठप्पा लगा देंगे. उनकी कुंडली में परिवर्तन योग मुझे कहीं नहीं दिखाई देता. और ये भी पॉसिबल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे नंबरों से, ये पॉसिबल है, हो सकता है, बोल रहा हूं, हो नहीं रहा, ये मैं बोल रहा हूं कि पॉसिबल है. पॉसिबल में हाँ या ना दोनों आ जाते हैं. तो अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छे नंबरों के साथ अपने आमदारों को ले जीता के लाती है तो देवेंद्र वापिस पुनः मुख्यमंत्री का चेहरा बनता हुआ दिखाई देता है. पंडित जी, या आत्ता जी सध्या स्थिती आहे, या स्थितीमध्ये जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर येणाऱ्या 70-75 दिवसांनंतर किंवा 80 दिवसानंतर जेव्हा महाराष्ट्रात निवडणुका होतील, शिवसेना भाजपची महायुती सत्तेवर येईल की महाविकास आघाडी सत्तेवर येईल, तुम्हाला काय वाटतंय? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं आपको अगले कार्यक्रम में दूंगा. मगर आपके बोलने के बाद मैंने एकनाथ शिंदे, उनके सपुत्र श्रीकांत, बहुत ध्यान से सुनिए, देवेंद्र फडणवीस के सिपा सलार जो भी उनके आजू बाजू में हैं, किरीश महाजन है या चंद्रशेखर बावनकुले है, मुनगुंटीवार है, इन लोगों की 10-12 लोगों की कुंडलियां मैंने अभी तक और महाराष्ट्र की कुंडली देखी है. महाराष्ट्र में अस्थिरता, कर चंद्रमा की राशि चल रही है, और साथ में अजीत पवार की कुंडली देखी है. समझे ना, अजीत पवार के दिग्गज नेता सुनील तटकरे की कुंडली देखी है, सुनील तटकरे के साथ में धनंजय मुंडे की कुंडली देखी है, और इन सब के ज्येष्ठ प्रफुल्ल पटेल की कुंडली देखी है. इन सब के विश्लेषण करने के बाद इंक्लूडिंग एकनाथ, सब ये महायुति मतलब एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस, और महाविकास आघाड़ी मतलब शरद पवार एंड उद्धव जी की कुंडली देखी है, आदित्य जी की कुंडली देखी है. टक्कर बड़ी ज़बरदस्त होगी सर, आप ध्यान से सुन लेना. 142 लोगों की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं 144 144 की ज़रूरत है. आप देखेंगे कि नेक टू नेक फिनिश में
इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी, एक बात ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो चुपचाप अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता रहता है, आप समझ गए होंगे, एकनाथ शिंदे। राहु की महादशा लगी हुई है उस व्यक्ति के ऊपर। उद्धव ठाकरे की प्लेट से शिवसेना उठा के ले गया बंदा। मस्ती है क्या? ग्रहों की अगर सपोर्ट नहीं होती तो कर सकता था क्या? ग्रहों की 100% सपोर्ट थी ना, और कहां सीएम बन गया। और सीएम बनने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग गालियां दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खासदार ले आया। अगर वो आदमी चुपचाप सो जाता कि चलो 1-2 साल सीएम बन गए, एंजॉय करो, बाकी देखेंगे आगे क्या होता, नहीं, वो सोया नहीं, 4 बजे तक काम करता है। ठीक है, कुछ लोगों को ये मेरी भाषा अच्छी ना लगती हो, मगर जो पराक्रम है, जो परिश्रम है, राहु की जो विशेषता है वो है। एकनाथ शिंदे, माय डियर ब्रदर, याद रखना, एकनाथ शिंदे रिपीट कर सकता है। लोगों को आज वहम हो रहा है, अरे महाविकास आघाड़ी स्वीप करेगी। ये दिल्ली के इलेक्शन नहीं है, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन है। महाराष्ट्र में एकनाथ ने वो काम किया है जो मराठी मानुस को प्रसन्न करता है। एक बार एक फंक्शन में किसी ने बोला बलिराजा, वो बोला बलिराजा नहीं, मेरा भाई है किसान, मेरा भाई है, मैं उसके लिए जो मैं करूंगा कोई किसी ने नहीं किया होगा आज तक। काहे को बलिराजा, क्यों बलि देगा वो? मुझे वो बात अच्छी लगी और बिलीव मी, मेरे आंसू निकल आए थे। आज तक किसी नेता ने ये विषय में बात नहीं की। जो आदमी महाराष्ट्र के कोने कोपरे को ध्यान से देखता है, उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, उसको एकनाथ शिंदे मैं बोल सकता हूं। इसलिए मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता हूं, मगर अगर कुछ नहीं, एकनाथ की राहु की महादशा अभी तक लगी हुई है। कृपया इस बात को मत भूलें, वो आदमी सुबह 7 बजे से लेकर दूसरे दिन 4 बजे तक काम करने में सक्षम इसलिए है कि राहु की महादशा लगी हुई है। पंडितजी, आता शेवटचा प्रश्न, जो की संक्षिप्त स्वरूपातला प्रश्न आहे. पंडितजी, येणारी विधानसभा ही काटेकी टक्कर असेल असं सगळेच म्हणतायत. आता तुम्हीही तसं भविष्य व्यक्त केलेलं आहे, पण ही काटेकी टक्कर झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर आपल्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री बसलेली दिसेल असं तुम्हाला वाटतं का? मग ती सुप्रिया सुळे असू शकते, किंवा जर समजा शिवसेनेचे आमदार जास्त आले तर कदाचित रश्मी ठाकरेही असू शकतील. जसं उद्धव ठाकरे अचानक मुख्यमंत्री झाले, का रश्मी ठाकरे होणार नाहीत? तर माझा प्रश्न असा आहे की सुप्रिया सुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री होऊ शकतील का? एक बात आप भूल गए यहाँ, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे शिवसेना की रश्मि ठाकरे, कांग्रेस की यशोमती क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस भी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है सब जगह। और महाराष्ट्र तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पिछले 70 सालों में 50 साल राज किया, तो कांग्रेस में की भी तो मुख्यमंत्री हो सकती है, उसका नाम यशोमती भी हो सकता है। मगर इन तीनों की को दरकरार करते हुए मैं यहाँ पे सुप्रिया की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि यशोमती का भी मैं करता रहता हूँ। 30/6/1959 30 जून 1969 सोमवार का दिन, धनु राशि और कृष्ण पक्ष की एकम, यानी ऑलमोस्ट कृष्ण पक्ष की एकम का मतलब पूर्णिमा का जन्म, सिंह लगन, मंगल स्वग्रही, इसीलिए वापिस जीती, मंगल स्वग्रही। अब आपने सवाल किया कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है क्या? आज के दिन उनकी कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है। 20/8/2019 के बाद उनकी गुरु की महादशा लगी, और गुरु की महादशा, गुरु के साथ केतु चांडाल योग बनाता है। यहाँ देखिए, गुरु बुध के साथ जब भी बैठा होगा, बुध के साथ गुरु जब भी बैठा होगा तो विष योग का निर्माण कर देता है। गुरु के साथ बुध और गुरु सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए मुझे सुप्रिया सुले जो हैं वो दिल्ली में ही अपना गाजा बाजा लेकर, हाँ, आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट मंत्री जरूर बन सकती है, मगर यहाँ पर अगर हम पकड़ कर चलें तो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर बन के नहीं आ सकती। ये मेरी भविष्यवाणी है। आगे बाबा जो बोलेंगे वही होगा। और आगे आप रश्मि जी की बात करते हैं, तो मुझे तो
अभी इसमें कई चीज़ें और बतानी हैं आपको। मैं बार बार एकनाथ का नाम इसीलिए लेता हूं कि एकनाथ की कुंडली में अभी भी 2030 तक एक जबरदस्त प्रहार करने वाली राहु की महादशा है, इसलिए उसको राहु के जाप लगातार करवाते रहना चाहिए। और राहु के नाम के जितने भी उपाय हैं कंटिन्यूसली करते रहे। देखो, जितने भी नेतागण हैं वो लोग पाठ पूजा में बहुत यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते। शरद पवार साहब नहीं करते। तो यहाँ पर सुप्रिया जी के बनने के आसार जो है वो ऑलमोस्ट निल है। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुप्रिया सुळे या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी कुंडलीच्या आधारावर बनताना दिसत नाहीयेत, पण कुंडली ही एका जागेवर आहे। प्रत्यक्षात जनमताची कुंडली मांडण्याचा गेल्या 60 वर्षांचा अनुभव ज्यांच्या गाठीशी आहे ते शरद पवार ही कुंडली आणि यातल्या ताऱ्यांचे खेळ बदलण्यासाठी सज्ज आहेत। आपल्याला बघायचं आहे की एकनाथ शिंदे यांचा पंडितजी म्हणतात तसा राहू तगडा आहे आणि त्यामुळे त्यांनाच पुन्हा यश येणार की ज्यांचा केतू बिघडलेला आहे त्या देवेंद्र फडणवीसांना एक चमत्कारिक यश मिळणार। हे सगळं आपल्याला काळाच्या ओघात कळणार आहे। मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांची भविष्यवाणी आपण ऐकली, पण तुम्हाला तुमच्या भविष्यवाणीच्या संदर्भात जर काही जाणून घ्यायचं असेल तर कृपया आपण या नंबरवर संपर्क साधा 9892755373। आमच्या चॅनेलचा जो नंबर आहे त्याच्यावर कृपा करून संपर्क साधू नका, कारण पंडितजींचं कार्यालय हे स्वतंत्र कार्यालय आहे आणि त्यामुळे तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही त्या त्यांना या नंबरवर पाठवू शकता, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, किंवा तिथेही त्यांचा वेळ घेऊ शकता। पंडितजी, आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर जो अगदी प्रखर प्रकाश टाकलेला आहे कुंडलीच्या आधारावर आणि ग्रह ताऱ्यांच्या मदतीने, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू।